नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जो लोग भी इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने वाले हैं, प्रीलिम्स 24 मई को होने वाला है, अब से कुछ ही दिनों बाद रविवार के दिन। उन सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, इसको सही से समझ लीजिए। यूपीएससी ने प्रीलिम्स से ठीक पहले कुछ बातों को लेकर के खुलासा कर दिया है, कुछ बड़े बदलाव के संकेत दिए गए हैं। कुछ लोगों को प्रीलिम्स नहीं भी देने दिया जाएगा, वह भी यहाँ पर बताया गया है। और कुछ सुधार की बातें भी की गई है, जो लंबे समय से यूपीएससी से मांग किया जा रहा था, वो सारी बातें भी यहाँ पर डाली गई है। देखिए, जो यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा प्रेस रिलीज जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी बातें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीजों को लेकर के यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो भी जानकारी दी गई है वो प्रारंभिक परीक्षा जो आपका है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2026 जो है, इसको ध्यान में रख के दिया गया है। हम सब जानते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है, पहला फेज उसका होता है प्रीलिम्स, दूसरा क्या होता है मेंस, और तीसरा क्या होता है जिसको पीटी कहते हैं। पीटी कहने का तात्पर्य होता है पर्सनालिटी टेस्ट में, पॉपुलर वे में हम लोग इसको इंटरव्यू कह देते हैं ना, और यहां हम लोग पीटी बोल देते हैं प्रीलिम्स को। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। अब ये यहां पर कहीं ना कहीं ये तरीका होता है, और इसके बाद क्या होता है, रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। अब रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होता है, ध्यान रखिएगा जो बातें कही जा रही है, इसी वक्त क्या होता है, दो तीन बातों को गौर किया जाता है। एक तो फाइनल नाम आ जाता है, भाई किसका नाम होने वाला है। इसके अलावा मेंस में किसको क्या मार्क्स वगैरह मिला, इंटरव्यू में क्या मार्क्स मिला, वो भी फाइनल यहां पर। लेकिन मजे की बात है कि प्रीलिम्स के भी आंसर की यही जारी किए जाते हैं, और ये पूरा प्रोसेस होने में 1.5 साल का समय लग जाता है। यानी कि अगर मई के महीने में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ, तो आप जानते हैं कि चाहे राज्य सरकार के भी आयोग हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, आरएएस हो, सभी राज्य सरकार भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के कुछ समय बाद ही प्रीलिम्स के आंसर की जरूर जारी कर देते हैं। प्रोविजनली कहिए, पर आंसर की जारी हो जाता है, ताकि बच्चे यहां से मिलान कर सके खुद से, है ना, और उसके बाद ये तय कर सके कि अगला प्रिपरेशन करना है कि नहीं। अगर उनको पता चल रहा है कि नहीं, यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग मेरा सही हो रहा है और मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाऊंगा, तो मेंस के प्रिपरेशन में पूरी तरह से अपने आप को झोंक सकते हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है, 1-1.5 साल बाद समझ में आ रहा है, तब तक फिर से प्रीलिम्स आ जा रहा है। ये बड़ी समस्या हो रही थी, लगातार मांग किया जा रहा था यूपीएससी से। इतनी बड़ी संस्था है, भारत सरकार इसको रिसोर्स इतना ज्यादा दे रही है, फिर ये संस्था क्यों नहीं प्रीलिम्स के तुरंत बाद जो है आंसर की जारी करती है। अभी तक क्या होता है कि जितने भी प्रारंभिक परीक्षा आज तक होते रहे, कोचिंग का जो विभिन्न कोचिंग आंसर की जारी करते हैं उस पर निर्भर होना पड़ता है, और उसमें क्या हो जाता है कि 2-4-5 क्वेश्चन इधर उधर हो ही जाता है। कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, यूपीएससी का अपना तेवर है ना। तो उसमें होता क्या है कि एक एक मार्क्स से हजारों लाखों स्टूडेंट जो है अंदर बाहर हो रहे हैं, है ना, पीडीएफ से नाम बाहर जा रहा है या फिर मेंस दे रहे हैं। तो यहां पर जब यूपीएससी खुद अब प्रोविजनल आंसर की दे देगी, तो लोगों को यह सुविधा हो पाएगा कि हम मेंस दे रहे हैं या कि नहीं दे रहे। यही डिमांड किया जा रहा था, और यहां पर अब फाइनली यूपीएससी इस बात को लेकर के एग्री करते हुए नजर आई। इतने वर्षों के बाद ये फाइनली ये दिन देखने को मिल रहा है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, और ये अच्छा है, इससे तमाम तरह की पारदर्शिता भी आएगा। आजकल यूपीएससी पर भी कई बार प्रश्न उठने लगे हैं, उन तमाम बातों पर भी लगाम लगेगा, विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं फिर सवाल खड़ा नहीं होगा। तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय कुमार, ये जो नई व्यवस्था हो रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने जानकारी दिया, और कहा गया कि ये जो प्रणाली लागू की जा रही है, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अभ्यर्थियों के साथ त्वरित संवाद स्थापित किया जाए। अब यहां पर एक बात कही गई है, त्वरित संवाद, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि यहां पर जो आंसर की जारी किया जाएगा, इस आंसर की के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ गलत है, यूपीएससी ने किसी प्रश्न का जवाब दिया है ए, और आपने पढ़ा एकदम पुख्ते तौर पर कि एनसीईआरटी में नहीं, इसका जवाब वह होगा जो बी विकल्प में है, और आप इस बात से सहमत भी हैं, आपके पास प्रूफ है, तो आप ये जो एनसीईआरटी का प्रूफ है, इसको लेकर के आप क्या कर सकते हैं, यूपीएससी के साथ त्वरित संवाद अब कर सकते हैं। ये अवसर यूपीएससी ने फाइनली कैंडिडेट को दिया था, और ये कब होता था? अभी तक फाइनल रिजल्ट आने के बाद, तब तक तो सिलेक्शन हो गया, मौका ही नहीं था लोगों के पास। तो यहां पर यह कहा गया है कि असमंजस जो रहता था वो फिलहाल अब नहीं होगा। अपने जो रिजल्ट हैं, आपके जो बातें कही गई है, कोई त्रुटि है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। अब चैलेंज कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के लिए भी व्यवस्था यहां पर
प्रेस रिलीज में यूपीएससी विस्तार से बताते हुए नजर आ रही है। अब उसको देख लेते हैं। जो सुधार की गई है उसमें प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी किया जाएगा। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो क्या करना है, आपत्ति दर्ज करानी है। आपत्ति कैसे दर्ज करानी है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चूंकि प्रीलिम्स के बाद ठीक बाद आपको 24 तारीख को ही शाम में आकर के आराम नहीं करना है। प्रीलिम्स देने के बाद टीसेट वाले पेपर को भी और GS1 वाले पेपर को भी मिलान करना है। यूपीएससी आंसर की कब जारी करती है, पहली बार कर रही है, देखते हैं या तो 24 को हो जाएगा या जारी जब करेगी बता देगी। तो उससे प्रॉपर मैच करना है। जो भी गलत हो आपको लगता है सही तो एनसीईआरटी या कोई ऑथेंटिक बुक है, सोर्स निकालिए और सोर्स निकालने के बाद अपनी आपत्ति निश्चित तौर पर आपको दर्ज करानी है। अभी देखिए एसएससी वाले में हुआ, उसमें क्या किया, रिवाइज एक बार पीडीएफ जारी किया गया कट ऑफ, और उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो ये सब अभ्यर्थियों को आज के समय जो है ना, जो भी एस्पिरेंट हैं किसी भी एग्जाम को इस देश में दे रहे हैं, उनको सिर्फ इतना नहीं करना है कि एग्जाम देकर के सो गए, नहीं, आपको उस आयोग पर अपनी बात रखने का मुद्दा मिले या मौका मिले, या आप कह सकते हैं कि शिकायत दर्ज कराने का मौका मिले, इस सब तमाम चीजों के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। नहीं तो देख रहे हैं देश में कितना ज्यादा पेपर लीक हो रहा है, आप एग्जाम देकर के आए, उधर पेपर लीक हो गया, आपकी मेहनत बेकार चली गई। तो इन तमाम चीजों के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट को सजग रहना पड़ेगा। इतनी सजग और इतना डिमांड के बाद तो देखिए यूपीएससी मानी है, तो इसलिए कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि आप अपना आकलन करेंगे और आपत्ति दर्ज कराना हो तो एक पोर्टल होगा QPREP। अब यहां पर क्या है देखिए, इसको लेकर के किस तरह से बातें की गई। यहां पर सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर के जो आपको जानकारी दी गई है, जो डेट वगैरह का था वो बताया गया है। ये पोर्टल जो होने वाला है ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है ना, इसके माध्यम से आप आपत्ति दर्ज करा पाएंगे। यहां पर आपत्ति दर्ज करने की लास्ट डेट बता के दिया गया, इसको नोट कीजिए। 24 मई को आपका एग्जाम होने वाला है ना, 31 मई 2026 शाम 6 बजे निर्धारित की गई है। बहुत सारे लोग कई चैनल पे मैं देख रहा था 31 जून कह रहे, नहीं है 31 मई ही है। यानी कि मान के चलिए कि संभव है आप एग्जाम दे के आए, देर शाम तक यूपीएससी आंसर की जारी कर दे प्रोविजनल। तो बस करना क्या है, 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, एक रात और मेहनत करनी है, ठीक से एक एक क्वेश्चन को देख लेना है, 2-4 दोस्त मिलकर देख लीजिए और तुरंत आपत्ति दर्ज कराना है, ठीक है। उस पोर्टल पे प्रत्येक आपत्ति के साथ जो है संक्षिप्त स्पष्टीकरण जरूर दीजिए और 3 प्रमाणित सोर्स के साक्ष्य दीजिए, जो मैं बार बार कह रहा हूं आजकल हर एग्जाम में मांगा जा रहा है। तो करना क्या है, जैसे इसके लिए मैं प्रोसेस थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि मैंने एक एग्जाम में ये किया और मुझे इसका बड़ा फायदा मिला खुद भी। अब आपको मैं बताता हूं कि ये करना क्या है। इसमें चलिए ये कलर लेते हैं। इसमें आपको करना है कि मान लीजिए हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, जीएस पेपर 1 का। अब हमने देखा है कि 36 नंबर क्वेश्चन जो भी XYZ है, इसके 4 विकल्प हैं, A, B, C, D, ये 4 विकल्प है। आप जब एग्जाम में गए थे आपको एकदम कंफर्म पता है, आपने पढ़ा है कि इसका जवाब B जो है वो सही है, ठीक है। यूपीएससी ने इसका जवाब जो दिया है वह दिया है D, ये यूपीएससी का आंसर है जो आंसर की निकला है। लेकिन आप जान रहे हैं कि नहीं, इसका जवाब बी ही है यूपी, और आपको पूरा भरोसा है कि यहां पर जो यूपीएससी ने जो आंसर डी दिया है वो गलत है। कायदे से आपका यहां पर 1 मार्क्स 36 नंबर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, होगा यही ना, क्योंकि यहां पर क्या है कि उसने डी दिया है, आप भी किए हैं। लेकिन आपको चूंकि पता है कि आप सही हैं, तो आपको करना क्या है, इसके बाद डी के लिए आपको आपत्ति देनी है कि भाई साहब आपने 36 नंबर क्वेश्चन में गलत जवाब दिया है। अब गलत कहेंगे तो फिर क्या करना है, आपको प्रूफ दीजिए, आपसे ही ये मांगा गया है प्रूफ, जो भी कैंडिडेट हैं। अब इसमें कहा गया है कि आपको 3 साक्ष्य कम से कम देने हैं, ध्यान रखिएगा, एक नहीं, एनसीईआरटी वाला ढूंढ करके दे दिए। मान लेते हैं ये प्रश्न जो है मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का है। तो आपने क्या किया, आप देख लीजिए, एक एनसीईआरटी से निकाल लीजिए, ठीक है, एक कोई ऑथेंटिक सोर्स निकाल लीजिए, जैसे स्पेक्ट्रम बहुत लोग पढ़ते हैं तो आप स्पेक्ट्रम निकाल लीजिए। एक और कोई सोर्स निकाल लीजिए, कोई प्रमाणित इतिहासकार हैं, आप किसी म्यूजियम में कभी भ्रमण करने गए हो, ध्यान रखिए। तो जहां से भी प्रमाणिक सोर्स हो, ऐसे नहीं कहीं पे गैस पेपर वाला उठा करके डाल दिए, नहीं चलेगा काम, या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन का चिपका दिए, नहीं चलेगा आपका ये आंसर, क्योंकि ये बच्चे करते हैं, है ना, कहीं का गैस पेपर डाल दिए, टेस्ट सीरीज का डाल दिए, एकदम नहीं चलेगा। प्रमाणिक साक्ष्य दीजिए, तो एनसीईआरटी प्रमाणिक है, ठीक है। इसके अलावा मान लेते हैं स्पेक्ट्रम, ये भी आपका काम चल जाएगा, प्रमाणिक बुक है।
अब मान लेते हैं कि आपको देना है, तो देखिए क्या तमिलनाडु बोर्ड की जो एनसीईआरटी की किताब है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें क्या कहा गया है, बिहार बोर्ड में क्या कहा गया, किसी बोर्ड की ले लीजिए, बोर्ड का जो बुक बनता है, अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी या किसी भी बोर्ड का बुक देखेंगे, उसका जो फर्स्ट सेकंड पेज देखेंगे, जब बुक पलटेंगे, उसमें ढेर सारे, बहुत सारे, अगर इतिहास की बात करेंगे तो बड़े इतिहासकार का नाम होगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के सीनियर प्रोफेसर सबके नाम होंगे, उनकी कमिटी एक एक लाइन बैठ करके तैयार करती है, तो वो प्रमाणिक है, सरकार का द्वारा किया गया है। तो कोई बोर्ड का वगैरह भी मिल जाए तो ये ध्यान रखिए। अब आपको क्या करना है, अभी एग्जाम दीजिए जाकर के, ठीक है, और हो सके जो आपका मित्र है, रूममेट है, कोई भी लाइब्रेरी में साथ पढ़ता हो, जो नहीं इस बार एग्जाम दे रहा हो, तो उसको ये काम दे दीजिए कि भैया आप क्या कर लो कि इस बार जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का 3 सोर्स बस तब तक निकाल के तुम रख लो। एक सोर्स एनसीईआरटी मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी सभी सब्जेक्ट का है, तो वहां आपका काम बन जाएगा। दूसरा सोर्स जो है, आप स्टेट बोर्ड का अगर बुक अवेलेबल है तो उसको उठा लीजिए। तीसरा कोई ऑथेंटिक बुक उठाइएगा, है ना, वो ये दोस्तों को काम दे दीजिए फिलहाल, अगर कोई दोस्त है, नहीं तो 24 के रात में एग्जाम देने के बाद आंसर मिलाना है। जिस जिस आंसर को आपको लगता है कि गलत हुआ है आपका, और यूपीएससी वहां पर जो है आंसर गलत टिक करके दिया, उस सबको नोट कीजिए, उसके सोर्स 3 ढूंढिए, और फिर पोर्टल पर क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये चूंकि मैं प्रैक्टिकली किया हूं और मुझे इसका फायदा मिला है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और मेरे साथ बहुत सारे लोग गलत गलत सोर्स डाले, उनको नुकसान देखने को मिला है, इसलिए कह रहा हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। तो आपको इसमें क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। पोर्टल ओपन होगा, 3 ऑप्शन दिया जाएगा आपको। यूपीएससी पोर्टल कैसा बनाती है पता नहीं, हर संस्था का अपना अपना एजेंसी का पोर्टल होता है, लेकिन लगभग उसका जो इंटरफेस देखेंगे एक ही जैसा होगा। तो जैसे यहां डालेंगे क्वेश्चन नंबर 36 आएगा, ठीक है, और आपको कौन सा विकल्प सही लगता है, तो आप अगर डाल देते हैं कि नहीं बी विकल्प सही है, तो आप उसमें लिखेंगे बी टाइप करेंगे। इसके बाद प्रमाण 1 देंगे आप, है ना, प्रमाण 1 के लिए अगर स्क्रीनशॉट दे रहा है तो ये दे दीजिएगा, या शॉर्ट में वो कह रहा है लिख करके दीजिए और रेफरेंस लिख दीजिए, है ना। अरे रिसर्च पेपर वगैरह लिखते हैं तो रेफरेंस नीचे रहता है ना, उसके लिंक रहते हैं, तो वो फिर अगर देने कहता है तो वो तो पोर्टल ओपन होगा तो पता चल जाएगा, विस्तृत उसी दिन पता चलेगा, उस दिन होगा तो, नहीं तो मैं एक और लेक्चर इस पे तैयार तुरंत कर दूंगा ताकि आपका काम बन जाए। फिलहाल मुझे लगता है कि यूपीएससी जो है बाकी एजेंसियों के बाद कॉपी कर रही है, तो लगभग वही चीज कॉपी करेगी। अभी जैसे बिहार में काम हुआ था, बीपीएससी ने एग्जाम लिया था ना टीचर वाले का, तो उसमें स्टेट हुआ था, उसमें भी यही सेम पैटर्न रखा गया था। तो उन बहुत सारे लोग दिए होंगे एग्जाम, उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि ये कैसे पोर्टल पे काम करता है। यानी कि कुल मिलाकर के मेरा ये कहना है कि आपको अवसर दिया जा रहा है पहली बार खुद को सही साबित करने का। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा देखा है जिनके जवाब सही रहते थे, आज से पहले उनको यूपीएससी मौका ही नहीं देती थी, और वो परेशान रहते थे कि मेरा जवाब सही है पर मैं इसको क्या करूं। तो इस बार मौका है, लेकिन उस मौके का इस्तेमाल करना भी आना चाहिए, है ना, उसका फायदा आपको जो कहा है। देखिए स्पष्ट तौर पर प्रत्येक आपत्ति के साथ, अगर आप कह रहे हैं कि यूपीएससी भाई साहब आपका क्वेश्चन गलत है, आपका आंसर गलत है, तो फिर आपत्ति के साथ संक्षिप्त स्पष्टीकरण देना होगा, और 3 प्रमाणिक स्रोत के साथ साक्ष्य भी प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात एक और बता देता हूं। अब मान लीजिए 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो गलत हुआ, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो नहीं डालते हैं कि भाई मुझे क्यों आपत्ति डालना, मैं इतना क्यों मेहनत करूंगा। 36 अगर मेरा गलत हुआ है तो 36 और भी तो बहुत लोगों का गलत होगा, ठीक है, वो लोग तो प्रमाण देंगे ही, तो यूपीएससी पे 36 क्वेश्चन को ही गायब कर देगी और उसके मार्क्स सबको मिल जाएंगे। ये सब बातें अपनी जगह है, ये सब यूपीएससी को करने दीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी जरूर कीजिए। कई एग्जाम में ऐसा हुआ है जिसमें ये मांगा गया है कि अगर आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आपका जो आईडी है उससे गलत है तो आप प्रमाण दीजिए, वो आपको ही फिर मार्क्स मिलेगा। तो अगर ऐसा होता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसीलिए ये नहीं सोचना है कि किसी और का भी तो गलत होगा, वो प्रमाण दे देगा मेरा भी सही हो जाएगा, नहीं, आपकी गलती है, आप मेहनत कीजिए और इस काम को जरूर कीजिए। आपने इतने वर्षों तक मेहनत किया यूपीएससी के लिए, तो 2-4 घंटे का मेहनत करना पड़े तो कोई बात नहीं है। और आजकल क्या करते हैं, एक बात बता देता हूं, चैट जीपीटी जो है ग्रोक का, इससे लोग आंसर पूछ लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, गलत हो जाएगा, लिखा हुआ है प्रमाणिक साक्ष्य, चैट जीपीटी नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो गलतियां आप करेंगे ना वो मैं पहले ही बता दिया हूं, तो गलती मत कीजिएगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा उसकी समीक्षा की जाएगी, इसके लिए कमेटी बनाई गई है। आप जो भी आपत्ति देंगे, जो आप प्रमाणिक स्रोत देंगे, इसकी समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ टीम होगी और
संबंधित प्रश्न पर जो उपलब्ध प्रमाण आप देंगे उसकी जांच की जाएगी, आपकी टिप्पणी को देखा जाएगा, वो फिर उस पर अपनी टिप्पणी देंगे कि ऐसा क्या हुआ है, और अंतिम उत्तर कुंजी सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद फिर जारी की जाएगी। क्योंकि अभी जो जारी की जाएगी वो क्या है, प्रोविजनल है, उसके बाद क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर की आएगा। तो ये जो प्रोसेस मैं समझाया हूं ना, ध्यान रखिएगा, 3 सोर्स ध्यान रख लीजिए आप, है ना, लाखों। अच्छा, एक चीज आप कह सकते हैं, करंट अफेयर्स का सोर्स क्या होगा, है ना, आपने कहा, आपने ये मुझसे कह सकते हैं कि भाई आपने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का किसी का भी मैगजीन का मत डालिएगा, बिल्कुल मत डालिएगा, मैं अभी भी कह रहा हूं। फिर करंट अफेयर्स का सोर्स क्या है, ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक होते हैं, चाहे किसी बार 10 क्वेश्चन पूछ ले, किसी बार 15 क्वेश्चन पूछ ले, वो किसी ना किसी सरकारी वेबसाइट पर अवेलेबल होगा। अगर डिफेंस है तो रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट के सोर्स आप डालिए ना, किसने मना किया है। हाँ, किसी प्रमाणिक न्यूज़पेपर का आप डालना चाहते हैं, हालांकि बहुत सोच समझ के, न्यूज़पेपर को कितना प्रमाणिक माना जाएगा ये देखने की बात है ना, उसमें भी अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आया है तो आप उसको डाल दीजिएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि गवर्नमेंट के जो साइट हैं उसको उठा लीजिए, बस वो अपने आप में एक प्रमाण हो जाएगा, फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि सर 3 आपत्ति मुझे नहीं मिला, 2 ही मिला है, बहुत भागदौड़ कर लिया। जहां भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी सीनियर है उन सबसे कांटेक्ट कीजिएगा। मान लेते हैं कि बिल्कुल मिला ही नहीं, तो 2 मिला है ना, 2 डाल दीजिए और अपलोड कर दीजिए। 1 मिला है, 1 डाल के अपलोड कर देना। ये नहीं कि 1 ही मिला मैं छोड़ ही देता हूं इसको, बिल्कुल नहीं। अगर 1 में ही इतना दुरुस्त काम आपने कर दिया, पॉलिटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी से आपने डाल दिया, और आपत्ति की जो ये कमेटी बनी है इनको लग गया कि नहीं नहीं ये गड़बड़ हो गया था, बच्चा सही कह रहा है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, समझे। तो ये जरूर करना है, स्मार्ट वर्क इस बार कीजिए। इस बार इसीलिए मैं लगातार कह रहा हूं सभी अभ्यर्थियों से कि इस बार आपकी रिजल्ट बहुत हद तक आपके हाथ में भी है प्रीलिम्स का, तो ध्यान रखना, एक एक चीजों को ध्यान रखना है। और प्रीलिम्स से पहले और प्रीलिम्स के दिन तक ही मामला नहीं है, प्रीलिम्स के बाद इस बार थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लाखों अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर राहत दिया गया है, चूंकि देखिए 5-6 लाख लोग तो आएंगे, चूंकि फॉर्म तो बहुत लोग भरते हैं, लेकिन इतने लोग 5-6 लाख प्रीलिम्स तक पहुंच जाते हैं, फिर आगे चल करके 12-15 हजार तक देखेंगे तो मेंस देते हैं। तो ये सब जो देरी होता था, इस वजह से निश्चित तौर पर परेशानी रहा है। अब इस बार की जा रही है कि परेशानी खत्म होगा। इस बार कुछ सुधार भी हुआ है ना। इस बार कहा जा रहा है कि चूंकि बहुत सारे एग्जाम को देखेंगे लीक हो रहा है प्रश्न पत्र पेपर, इसके अलावा एग्जाम सेंटर पर बहुत सारे मुन्ना भाई सब मिल रहे हैं, है ना, जो दूसरे का एग्जाम देने चले आ रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर के ध्यान दिया गया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम सब इसी दुनिया में आप जी रहे हैं, तो इसका भी इस्तेमाल यूपीएससी ध्यान दे रही है। और फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली यहाँ पर विकसित की गई है, यानी कि आपका चेहरा जो है, जो एडमिट कार्ड पर गया है ना फोटो वगैरह, या अब आपका चेहरा एआई के द्वारा जो है समझा जाएगा, जाना जाएगा, ताकि गलत अभ्यर्थी वहां पर ना पहुंच पाए, है ना, डुप्लीकेट या डमी अभ्यर्थी या जो फर्जीवाड़ा करते हैं वो लोग वहां पर ना पहुंचे। दिव्यांग अभ्यर्थियों को लेकर के यहाँ पर ध्यान रखिएगा, चूंकि ये कंप्लेन बहुत गया था यूपीएससी के पास, यूपीएससी ने आपकी बात मान ली है, और जो प्रेस रिलीज हुआ है उसमें स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको पसंदीदा सेंटर दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि अब अभी आपको कैसे पता चलेगा, एडमिट कार्ड आया, अब एडमिट कार्ड में देख लीजिए आपकी कौन जगह है, और आपको लगता है कि जो जगह आपको मिला है वो बहुत दूर है, तो आप तुरंत यूपीएससी से कांटेक्ट कीजिए, है ना, और यूपीएससी आपके लिए फिर यहाँ पर काम करना शुरू कर देगी। तो कुल मिलाकर के यात्रा कठिनाई वगैरह ना हो, इससे बचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात इस बार किया गया है, आप लोग का कंपटीशन कम कर दिया गया है, भीड़ कम किया गया है। जो नोटिफिकेशन में ही यूपीएससी ने बता दिया कि जो आईएएस ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके हैं, जो आईएफएस ऑफिसर ऑलरेडी बन गए हैं, वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर उनको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना होगा तो उनके लिए एक ही शर्त है कि उस आईएएस महोदय को रिजाइन देना पड़ेगा अपनी सर्विस से। देते हैं ना बहुत लोग कई बार कैडर वगैरह के लिए, इंप्रूव करने के लिए, ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, आईएएस आईएफएस नहीं। और जो आईपीएस और ग्रुप ए सर्विस है, वो इस बार अगर पास करते हैं एक मौका और मिलेगा, ध्यान रखिएगा, 2027 वाला। तो जो लोग भी अब अटेम्प्ट यूपीएससी का ले रहे हैं, बहुत सोच समझ के अब अटेम्प्ट लीजिएगा, क्योंकि आपका अटेम्प्ट जो है अब इन सब चीजों को लेकर के क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, तो आपका अटेम्प्ट बेकार ना हो। अगर आप सिलेक्शन हो जाएंगे तब भी आपका अटेम्प्ट बेकार होने के चांसेस होंगे। गलती से मान लेते हैं आप आईएएस नहीं बने, बन जाए तो अच्छी बात है, एक ही बार में काम खत्म। लेकिन आप आईपीएस बन गए और आपको बनना है आईएएस ही, आईपीएस में मजा नहीं आ रहा है, तो आईपीएस इस बार अगर आप बन गए ना इस बार के एग्जाम में, तो एक ही मौका आपको दिया जाएगा यूपीएससी। फिर आपने कहेंगे मेरा 5 अटेम्प्ट अभी और बाकी है, 6 था मेरे पास, एक मौका और मिलेगा। तो बहुत कायदे से इस बार प्रीलिम्स को इस्तेमाल में लाना है। ठीक है, परीक्षा संबंधी कुछ गाइडलाइंस आप लोग जानते ही हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं, चूंकि अब आपके एग्जाम करीब हैं। चीजें जो बताई गई है, निर्देश में कहा गया है परीक्षा केंद्र प्रवेश द्वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले बंद हो जाएगी, तो इसका ध्यान रखिएगा।
सुबह की चूंकि 2 सत्र आपका होगा, GS1 और फिर CSET GS2, तो सुबह 9 बजे के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा। और यहाँ पर 2 बजे के बाद जो सेकेंड शिफ्ट है उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। OMR भरने के नियम ध्यान रखिएगा, केवल काले बॉल पॉइंट पेन से जेल पॉइंट लेकर के मत जाइएगा। बहुत लोग ये सब गलती करते हैं, है ना, पूरी मेहनत बेकार चली जाती है। OMR सीट और उपस्थिति पत्रक उसी से भरना अनिवार्य है। बहुत देख समझ के OMR सीट को भरिएगा, जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जो अनिवार्य दस्तावेज है, एडमिट कार्ड चाहिए, कोई भी वैध पहचान पत्र कुछ नहीं होगा तो आधार कार्ड ले लीजिएगा, फोटो सही उस पर आपका हो जाए, जो भी अपडेटेड है। मतलब मोबाइल फोन तो जाहिर सी बात है, घड़ी में क्या होता है कि आजकल एनालॉग वाले जो होते हैं, डिजिटल को तो खैर बैन है ही, एनालॉग वाले पे भी थोड़े से आजकल देखने लगे हैं, जो क्वेश्चन वगैरह लीक हो रहा है इन सब वजह से। तो हो सके तो घड़ी लेके ही मत जाइए, वहां पर क्लासरूम में रहेगा या जो टीचर रहेंगे पूछ लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वगैरह ले जाने की गलती मत कीजिएगा, करियर खराब हो जाएगा। यूपीएससी सुधारों का महत्व निश्चित तौर पर है। यूपीएससी पर पिछले 1-2 साल में काफी प्रश्न उठे हैं और अक्सर इस देश में ऐसा देखा गया है कि कई आईएएस ऑफिसर जो सिलेक्ट भी हुए हैं, काफी करप्शन में नाम पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, फर्जीवाड़ा में नाम देखने को मिला है। तो यूपीएससी के अचानक से यूपीएससी के विश्वसनीयता पर प्रश्न उठने लग गया। वह संस्था इस देश का जिसके भरोसे लोग जो है ना लाखों लोग तैयारी करते हैं, जबकि वो जानते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस जो है बहुत कठिन है और यहाँ पर सिलेक्शन चयन होने के जो प्रतिशत है, आप कह सकते हैं कि सफलता का प्रतिशत वो भी बहुत कम है। इसके बावजूद भी लाखों लोग तैयारी करते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं ना। तो ऐसी संस्था को विश्वसनीयता तो होना ही चाहिए ना। लोग ये मान के चले कि संस्था जवाबदेही है, पारदर्शी है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं ना। वो भरोसा कब बनता है, किसी पर आप विश्वास करना कब शुरू करते हैं, जब वो ईमानदारी का ही काम कर रहा है, तो बार बार ईमानदारी का ही काम कर रहा है। एक बार गलती से ईमानदारी कोई कर सकता है काम, है ना, लेकिन जब बार बार कोई भरोसा पर उतरता है तब उस पर हम उसे विश्वसनीय मान लेते हैं। यूपीएससी को ही माना जाता है। तो यूपीएससी ने इन तमाम चीजों को देखते हुए तमाम तरह की यहाँ पर सुधार की बात की है। निश्चित तौर पर वह सब आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। और एआई वगैरह आ जाने से इस बार जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो आप लोग की जो आपत्ति वगैरह है उस पर अच्छे से काम हो पाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। अगर फिर भी कुछ आपको लगता है कि पूछना है, चूंकि 24 मई को ही आपका एग्जाम है प्रीलिम्स का, उससे पहले आपको लगता है कि मेरे से कुछ और जानना है, कुछ और बातें आपको मन में चल रहा हो कि बता दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से लिख करके बताइए। जो लोग इस बार यूपीएससी नहीं भी दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं, नए बच्चे जो शुरुआत करने वाले हैं प्रिपरेशन वगैरह, वो भी अगर कुछ बातें पूछना चाह रहे हैं, मन में कुछ भी चल रहा हो यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, मैं खुद देखूंगा, आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि यूपीएससी ने जो प्रोविजनल आंसर की जारी करने की प्रीलिम्स की बात की है, उससे आप कितना खुश हैं या दुखी हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के तर्क के साथ दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।